शांत हो जाओ बेटा। अपन लोगों ने बात की थी साई dx² बाय स्क्वायर 8 पाई² h² e माइनस वी इंटू साई इक्वस टू 0, ये लिखा था। आपको बताया था कि साई किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? एम्पलीट्यूड और वेव फंक्शन, मतलब वेव पूरे एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट होती है। और अपन ने बताया था डबल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, डबल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जेड। ये क्या थी? इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन थी। फिर अपन लोग क्या कर रहे थे बच्चों? अपन जब इसको सॉल्व कर रहे थे प्रॉपर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के, जब अपन ने इसको सॉल्व किया था, क्या कर रहे थे? इसको अपन सॉल्व करेंगे। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया? आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। क्या आते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन में से जो आपके एक्सेप्टेबल होते हैं, जो आपके एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होते हैं, उनको अपन किसके फॉर्म में पढ़ते हैं? क्वांटम नंबर्स। और कौन कौन से क्वांटम नंबर निकलते हैं? एन, एल एंड एम। एम प्रिंसिपल एजिम्यूथल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कोई आपसे पूछे, फॉर एग्जांपल, बात नहीं करो बेटा, कोई आपसे पूछे यार ये बताओ सॉल्यूशन एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 3 और एम की वैल्यू 0, क्या ये एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है? नहीं है, क्योंकि 3 के लिए एल 0, 1, 2 हो सकता है, तो ये सॉल्यूशन हाँ निकला होगा, लेकिन ये क्या होगा? इमेजिनरी रहा होगा, ये नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन वही होंगे जो क्वांटम नंबर, जो क्वांटम नंबर है वही सॉल्यूशन है। कोई आपसे बोल दे ये बताओ एल, क्या ये एल की वैल्यू 3 और एम की वैल्यू 4 हो सकती है क्या? नहीं, ये भी अपना गड़बड़ है, ये भी अपना नॉन एक्सेप्टेबल है, मतलब इमेजिनरी टाइप का है। तो जब अपन इसको अपन प्रॉपर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के जब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो अपने सॉल्यूशन जनरेट होते हैं। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान रखना जब इसको अपन प्रॉपर मैथमेटिकल ऑपरेशन और एजम्पशन मान के इसको अपन सॉल्व करते हैं इस गंदी सी इक्वेशन को, तो अपन क्या होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से कुछ ही फाइनाइट सॉल्यूशन अपने काम के होते हैं। उन सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? उन सॉल्यूशन को हम किसके फॉर्म में पढ़ते हैं? क्वांटम नंबर के फॉर्म में पढ़ते हैं। किसके फॉर्म में? क्वांटम नंबर के फॉर्म में। ये अपन लोगों ने इतना पढ़ा था। अब ध्यान देना, जब अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो साई जो है ना, साई साई किस किस पे डिपेंड कर रहा है? तो साई किसका फंक्शन हो जाएगा? एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। एक्स भी बोल सकते हैं, वाई भी बोल सकते हैं, और जेड, इनका फंक्शन हो जाएगा। साई किस किस पे डिपेंड करेगा? एक्स बाय जेड। जैसे अपने कोई, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास कोई मान लो ऐसा दिया हुआ है डी एक्स अपॉन डी बाई स्क्वायर इक्वस टू 8 दिया है। ये बताओ एक्स किसका फंक्शन निकलेगा? सॉरी, कोई आपसे बोले एक्स किसका फंक्शन निकलेगा, तो बोले सर बाई की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जो बाई यहाँ ले जाओगे, सॉल्व करोगे कि नहीं करोगे? या फिर उल्टा लिख दिया मैंने, ऐसे आप सोच लो। जैसे मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है, आप मुझे बताओ, जैसे मान लो अपने पास दिया हुआ है डी बाई बाई डी एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर, तो बताओ बाई की वैल्यू क्या आएगी? ऐसे ही करोगे ना, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, इसका क्या बन जाएगा? बाय, और ये क्या बनेगा? x³ बाय 3 प्लस सी, यही बनोगे, क्या बनेगा? तो अब ये तो एग्जैक्ट इक्वेशन आई। मुझे तो बाय किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, बाय इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा भी लिख देंगे। हाँ, मैं एक्स में चेंज लाऊंगा तो बाय में भी चेंज आएगा। वो क्या चेंज आएगा, फिर उसके लिए मुझे फंक्शन देना पड़ेगा। क्यूबिक है कि स्क्वायर है, क्या है, तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, बाय इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बाय साई किसके फॉर्म में निकलेगा? एस के फॉर्म में भी निकलेगा, बाय के फॉर्म में भी निकलेगा, और जेड के फॉर्म में भी निकलेगा। ये तो अपन ने ऐसा लिख दिया। और इसको मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूं,
ये बताओ साई, साई की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, तो इसको और ऐसे भी लिख देते हैं, साई एन एल एम फंक्शन ऑफ एक्स बाय जेड, ऐसे भी कहीं कहीं लिखा मिल जाए। क्यों? क्योंकि ये तो ऐसे भी लिख देते हैं, क्योंकि साई किस पे डिपेंड करता है, एन एल एम, ऐसा भी लिखा मिल जाता है। जब अपन इसमें प्रॉपर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं तो अपने पास क्या निकलता है बेटा, दो चीजें निकलती हैं, एक्स बाई जेड के फॉर्म में निकलता है। अब देखो, अब यहां से अपनी चीजें चालू होंगी जो मैं बताने वाला हूं। यहां से मुझे समझ में आ गया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गंदी सी इक्वेशन होती है, इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, अपने पास क्वांटम नंबर्स जनरेट होते हैं जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, अब ध्यान देना, ये नहीं, हाँ, 2D 3D, क्या हो गया, जैसा है, चलो कलर रेड नहीं, रेड पीछे वालों को नहीं दिखता। अरे ये तो उल्टा है यार, वो भाग रहा है यार। अच्छा, नीचे से ऊपर ले जाएं, हाँ ये सही टेक्निक है। अरे ये और डार्क नहीं होगा ये, ब्लैक यूज कर लो, अरे वाह। ये बोला ब्लैक यूज कर लो, फिर बोलोगे सर दिख ही नहीं रहा है, सर फील कर लेंगे हम। क्यों? सर हम फील कर लेंगे। देखो, ये अपन ने क्या बना दिया, ये इस इससे हो जाएगा मोट, नहीं होगा ना, ऐसे ही रहेगा ये। चलो छोड़ो यार। अब देखना, इस कोऑर्डिनेट को क्या बोला बेटा अपन ने, इसको मैं बोल रहा हूँ एक्स, इसको बोल रहा हूँ, इसको नहीं, इसको जेड बोल रहा हूँ, इसको इसको बाय, ध्यान देना, एक्स बाय जेड। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं है, इलेक्ट्रॉन के मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है बेटा, यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ है। तो अब मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ सिंपल, कि ये बताओ कि जब अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस रही होगी उसकी, वो डिस्टेंस अपन ने कितनी मान ली, वो डिस्टेंस अपन ने मान ली कितनी बेटा, आर, आर डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। जैसे अपन सिंपल, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, अच्छा ये बताओ बेटा, देखो अब दिक्कत क्या है कि आपका मैथमेटिक्स में हाथ ढीला है और मुझे भी उतनी नहीं आती है, तो अपन एक बीच का रास्ता निकाल के समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां पर भी थोड़ा अपना ऐसा लगने लगे कि मुझे सिर के ऊपर से निकल रहा है, तो फिर मैं उसको दूसरे वे में समझाने की कोशिश करूंगा, फिर वो वे में इसमें यूज करूंगा। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, अच्छा ही बताओ, ये वाला पॉइंट मान लो एक कॉर्ड, आप जैसे ये एक्स और बाय अपन ने पढ़ा है ना, बाय और एक्स पढ़ते हैं, ये तो 2,3 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, बाय पे 2 पे कट कर रहा है, नहीं नहीं, बाय पे 3 पे, और ये 2 पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ध्यान सुनना। ये ये क्या होते हैं, अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्स कोमा बाय लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, अरे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अब देखना, वेक्टर पढ़ा होगा अपन लोगों ने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, हाँ सर पढ़ा, पढ़ा है मान रहा हूं मैं। ये मान लो थीटा है, और ये मान लो इनके बीच में डिस्टेंस आर है, तो ये बताओ ये लेंथ कितनी आएगी, जिसके साथ एंगल होता है उसे प्रोजेक्शन डालते हैं तो कॉस आता है, साइन कॉस, तो ये अरे ऐसे ऐसे पढ़ा होगा, ये थीटा
आर, तो ये क्या होता था, आर कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं है वो, उसके साथ कौन है, साइन है, साइन। तो ये बताओ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर कॉस, क्योंकि थीटा किसके साथ है, इसके साथ है। और इसमें जो एक जो प्रोजेक्शन आएगा वो क्या कहलाएगा, आर साइन थीटा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं सर, x इक्वल्स टू है आर साइन थीटा, यही तो हो गया, इक्वल्स टू 2, हुआ कि नहीं हुआ। और बाई इक्वल्स टू क्या बन गया बेटा, आर कॉस थीटा, और ये कितना बराबर है, ये 3 के बराबर है। ये तो देखो अपन कोऑर्डिनेट दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक कार्टेशियन फॉर्म और एक पोलर। पोलर फॉर्म जानते हो, आर और थीटा के टर्म में। जैसे ये बताओ इस पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूं, चलो छोड़ो ये, दोबारा देखो यहां पे। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यार ये x कॉमा बाय है, मतलब ये कहां पे कट कर रहा है बेटा, बाय पे, और ये कट कहां कर रहा है बेटा, x पे, और ये एंगल थीटा है, ऐसा मान लो। तो मुझे बताओ ये प्रोजेक्शन कितना पड़ेगा, ये प्रोजेक्शन पड़ेगा कितना बेटा, ये r है, तो क्या पड़ेगा, r cos थीटा, और r cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, बाय के बराबर, और ये क्या बन जाएगा बेटा, r sin थीटा। तो आप क्या बोलोगे, x किसके बराबर आ गया, बात नहीं करो, cos थीटा, ये है कि नहीं। तो ये जो होते हैं ये x कॉमा बाय होते हैं, इनको बोलते हैं अपन कार्टेशियन फॉर्म। और अगर कोऑर्डिनेट जो मैं, कहाँ गायब हो रहा है, कहाँ गया, हाँ, ये कौन सा कहलाता है, कार्टेशियन फॉर्म। और ये जो अपन ने लिखा है आर साइन थीटा एंड आर कॉस थीटा, अगर आप कोऑर्डिनेट को x बाय जेड के टर्म में लिख रहे हो, नंबर के टर्म में लिख रहे हो, तो क्या कहलाता है, कार्टेशियन फॉर्म। और अगर अपन कोऑर्डिनेट को देखो, अगर ये कोई भी एक पॉइंट है, पॉइंट को अपन दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक x बाय और z, और एक आप आर थीटा फाई जो भी लिखना है। अगर आप डिस्टेंस और एंगल के बीच में, डिस्टेंस और एंगल के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा वो, पोलर फॉर्म। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, अब ध्यान से देखना। सर इसमें मैं लिख रहा हूं ये x कॉमा बाय को क्या लिख सकता हूं, ये इसके फॉर्म में। अब देखना मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि कोई पॉइंट यहां है, पॉइंट यहां है, अब ध्यान सुनना। अब इस पॉइंट को अगर मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दूं उसी एंगल पे, तो क्या होगा, ये बताओ क्या होगा। देखो अगर मान लो ये x1 ये x2 है, ये x1 बाय 1 है, क्या है बेटा, x1 बाय 1, ये क्या बन जाएगा, x2 बाय 2। ध्यान से देखते जाना, नजर हटी दुर्घटना। तो ये x कॉमा बाय 1 है, ये x2 कॉमा बाय 2 है। अब अच्छा बताओ अगर मैं इसको पोलर के फॉर्म में लिखता तो क्या लिखता, ये डिस्टेंस कितनी है, r1, और ये डिस्टेंस कितनी है, r2। अच्छा बताओ इसको मैं क्या लिखता, r1 साइन थीटा, और क्या लिखता, r1 कॉस थीटा, यही लिखता कहीं लिखता। और x2 को मैं क्या लिखता, r2 साइन थीटा, इसको क्या लिखता, कॉस थीटा। अब एक चीज आप देख रहे हो कि अगर मैं किसी पॉइंट को चेंज करूंगा तो कार्टेशियन फॉर्म पूरा चेंज हो जाएगा, x1 x2 अलग है, x1 बाय 1 अलग है, x2 बाय 2 अलग है। लेकिन अगर मैं पोलर फॉर्म में कंपेयर करूं तो बता कौन सी चीज चेंज हुई है, एंगल वाला फैक्टर वही है। देखो इसमें भी कॉस साइन थीटा, इसमें भी साइन थीटा, इसमें भी कॉस थीटा, इसमें भी कॉस थीटा। सिर्फ अपन ने क्या किया, डिस्टेंस चेंज किया, एंगल वही रखा, तो सिर्फ एंगल डिस्टेंस वाला पार्ट चेंज हुआ है, एंगल वाला चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं उसी पॉइंट को और आगे ले जाऊं तो साइन और कॉस वाला सेम रहेगा, डिस्टेंस वाला वेरी करेगा। तो पोलर फॉर्म में क्या होता है कि आप जिसको चेंज करोगे वही कंपोनेंट चेंज होगा। अब जैसे मान लो इसको उठा के, अब ध्यान सुनना, इसको उठा के मैं यहां कर दूं, डिस्टेंस वही रखूं, तो आर है, और ये कौन सा एंगल हो गया, ये एंगल हो गया फाई। तो बताओ अब क्या चेंज होगा, आर चेंज होगा कि साइन, साइन की वैल्यू चेंज होगी, साइन की वैल्यू। तो पोलर फॉर्म में क्या फायदा मिलता है, पोलर फॉर्म में मुझे ये फायदा मिलता है कि अगर मैं किसी पॉइंट को सेम, किसी, जैसे मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कभी यहां है,
उसी एंगल पे अगर दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो सिर्फ कौन सा पार्ट मुझे चेंज करना पड़ेगा, डिस्टेंस वाला, एंगल वाला पार्ट वही रहेगा। और अगर डिस्टेंस वही है, एंगल चेंज हुआ। अब देखो अपन लोग क्या कर रहे हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन किस पे डिपेंड कर रही है पोलर फॉर्म में, तो आप बोलोगे एक सर डिस्टेंस पे और एक थीटा पे। अगर आप थीटा चेंज करोगे तब भी पोजीशन चेंज होगी, आर चेंज करोगे तब भी चेंज होगा। अब पोलर फॉर्म में क्या फायदा होता है, पोलर फॉर्म में सिंपल ये फायदा होता है, जैसे मान लो कि आप मार्केट गए। अब मार्केट गए तो मार्केट में क्या हुआ कि आप एक पेन और एक कॉपी लेके आए। अब आपके पास एक फ्लक्चुएशन है, अगर आपको कॉपी पसंद नहीं आई तो कॉपी चेंज करके आपको दूसरी नोटबुक मिल जाएगी, पेन पसंद नहीं आ रहा तो पेन चेंज होकर दूसरा पेन मिल जाएगा। और एक ऐसी रिस्ट्रिक्शन है भाई, इस पेन के साथ यही, इस नोटबुक के साथ यही पेन लेना पड़ेगा। तो अगर क्या होगी, अगर आपको कोई भी एक चीज पसंद नहीं आ रही तो फिर क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा सेट आपको चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन क्या है, रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आपको पेन पसंद नहीं आ रही तो आपको नोटबुक, ये दोनों एक साथ हैं। और ये एक में क्या है, ये अलग अलग हैं। अगर आपको पेन पसंद नहीं आ रही, नोटबुक है, सर नोटबुक यही रख लेता हूं, पेन दूसरा ले लूंगा, क्योंकि अपन चेंज कर सकते हैं, फ्लक्चुएशन है उसमें। और एक में क्या है, फिक्स है चीजें। तो आप ऐसे समझो कि कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, पॉइंट फिक्स है। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर मान लो पोजीशन यहां से कहीं जाओगे तो एक्स भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा। लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में मान लो अगर आपने एंगल वही रखा, डिस्टेंस चेंज किया तो सिर्फ आर वाला फैक्टर चेंज होगा। और अगर आपने डिस्टेंस वही रखा, एंगल चेंज किया तो क्या चेंज होगा, आर सेम रहेगा, थीटा वाला पार्ट चेंज होगा। तो जब भी अपने पास ऐसा करना हो कि मुझे किसी भी पार्टिकल की या किसी की पोजीशन लोकेट करनी है, तो मैं कार्टेशियन की जगह में कौन सा फॉर्म प्रेफर करता हूं, पोलर फॉर्म। क्योंकि पोलर फॉर्म में क्या होता है, एक फ्लक्चुएशन मिल जाता है। मान लो अपनी पोजीशन में उसी डिस्टेंस, जैसे मान लो ये 10 मीटर पे हूं, अब 10 मीटर पे मैं कहीं भी हो सकता हूं। ऐसे मान लो कि मैं यहां पे 10 मीटर पे खड़ा हुआ हूं, अब 10 मीटर ये भी हो सकता है, 10 मीटर ये भी हो सकता है, 10 मीटर ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब अगर मैं इसको, अगर मैं कार्टेशियन मतलब एक्स कोमा बाय में लिखूंगा तो इसका एक्स कोमा बाय अलग आएगा, इसका एक्स कोमा बाय अलग आएगा, इसका एक्स कोमा बाय अलग आएगा। लेकिन अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा तो ये बताओ, आर थीटा और आर समथिंग साइन या कॉस के फॉर्म में कुछ बन रहा होगा। अब इसमें क्या होगा, थीटा वाला पार्ट अकेला चेंज होगा, आर वाला सेम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पोलर फॉर्म में क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी पार्टिकल या कोई भी स्पीसीज अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, मान लो वो सिर्फ एंगल चेंज कर रहा है, डिस्टेंस वही रख रहा है, तो एंगल वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। और अगर वो डिस्टेंस चेंज कर रहा है, एंगल वही है, तो कौन सा वाला पार्ट चेंज होगा, डिस्टेंस वाला। तो ऐसे ही अपन यहां पे क्या करते हैं, जब अपन किसी इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर रहे हैं, मान लो ये, इसको अपन क्या मान लेते हैं बेटा, न्यूक्लियस। मान लो मैं इलेक्ट्रॉन को यहां लोकेट कर रहा हूं। अब मैं इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहां लोकेट करूंगा तो इलेक्ट्रॉन की हमने पोजीशन क्या लिख दी बेटा, एक्स कॉमा बाय कॉमा जेड, क्योंकि 3D में रहता है इलेक्ट्रॉन। क्या लिख दिया, एक्स कॉमा बाय। जैसे मान लो कि अपने पास क्या हो गया, ये एक्स है, ध्यान सुनना, ये कौन सी है बेटा, एक्स, ऊपर वाली कौन सी है, जेड, और सामने वाली बाय। अब इलेक्ट्रॉन यहां है, पेन दिखाओ बेटा, दो, एक और, ऐसे है, देखो ऐसा है अपने पास। ब्लैक वाला पेन कौन सा कोऑर्डिनेट है, बाय, ये वाला जेड, और ये इलेक्ट्रॉन यहां है। देखो अगर इलेक्ट्रॉन यहां होता तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट में होता, बाय जेड और एक्स में। अगर इलेक्ट्रॉन यहां होता तो जेड और बाय। अगर इलेक्ट्रॉन यहां जमीन पर लेटा होता तो ये कौन सा है, बाय, और ये एक्स वाई। अब इलेक्ट्रॉन 3D में है, ऐसा कहीं। अब इलेक्ट्रॉन को देखो, अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे समझो कि ये अपना कोऑर्डिनेट हो गया, इलेक्ट्रॉन मेरा यहां है, देखो ये वाला कौन कौन सा है, ये अगर मैं इस प्लेन की बात करूंगा तो ये कौन सा कहलाएगा, बाय, ये सॉरी जेड, बाय जेड। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां होता तो एक्स कोऑर्डिनेट तो इसमें 0 है, एक्स तो यहां है, तो अपन बाय और जेड लिखते। अगर इसमें होता तो एक्स और जेड, और अगर इस हॉरिजॉन्टल पे होता तो कौन सा होता, एक्स कॉमा बाय। जो अपन लिखते हैं ना यहाँ पे, अपन लिख देते हैं ऐसे एक्स और बाय, मतलब हम कौन से कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, एक्स और बाय की। तो जो भी लिखते हैं हम x1 y1 ऐसे करके लिखते हैं कि लिखते। इस रीजन में अगर आपको कोई भी पॉइंट मिलेगा उसमें एक्स और बाय ही पॉइंट आए, क्यों, क्योंकि जेड तो बाहर है, जेड में तो है ही नहीं है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना कहाँ है, 3D में है, तो यहाँ कहीं है। अब यहाँ कहीं है तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, एक्स में भी आ रहा है, बाय में भी आ रहा है, जेड में भी आ रहा है, तो मुझे मतलब क्या लिखना पड़ेगा, एक्स कॉमा बाय कॉमा जेड। तो अपन ने ये ऐसा बना दिया। ऐसे नहीं सोचना कि सर ये तो सिर्फ इन दोनों प्लेन में लाई कर रहा है, ये ऐसा है अपना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ है बेटा, ऐसा।
अब ये एक्स में भी आ रहा है, वाई में भी आ रहा है, जेड में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान से सुनना, अब क्या होने वाला है। एक और पेन दो, रेड वाला ही दे दो। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इलेक्ट्रॉन अपना ऐसा मान लो, गिरे ना, बस ऐसा है, समझ रहे हो ना? ध्यान से देखना, ये कौन सा है बेटा? ये अपने पास कौन सा है? ये है अपने पास बाय, ये कौन सा है? जेड, ये कौन सा है? एक्स, और ये टिप पे इलेक्ट्रॉन है। क्या है? टिप पे इलेक्ट्रॉन। अब अपन एंगल, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? रेड वाले की डिस्टेंस कितनी हो गई? यहां इलेक्ट्रॉन, इस टिप पे इलेक्ट्रॉन है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? आर। और इसी इसी टिप को अपन ने बोल दिया एक्स कॉमा बाय कॉमा जेड। अब ये एंगल मैं बोल रहा हूं, ये एंगल क्या है? थीटा। ये एंगल किसके साथ है? एक्स के साथ की बाय के साथ की जेड के साथ? जेड के साथ कितना एंगल बेटा? थीटा। जेड के साथ कितना? थीटा। तो जेड के साथ कितना? थीटा। अब यहां देखते जाना, नहीं देखोगे तो समझने में आने की कोई गारंटी नहीं है। ऐसा है, ये थीटा है। अब ये एंगल थीटा बना रहा है। अच्छा बताओ, अगर इसके मैं प्रोजेक्शन लूंगा तो कहां कहां मिलेंगे? सोच के बताओ, इसका प्रोजेक्शन कहां कहां मिलेगा? सोचो, ऐसे ऐसे दिख रहा है 3D में? बार बार याद कर लेना, ये ब्लैक कौन सा है? बाय। ये कौन सा है दूसरा ब्लैक? एक्स। और ये ब्लू ब्लू टाइप का लाइटिस ब्लू कौन सा है? जेड। और ये एंगल किसके साथ है? जेड के साथ। अब बताओ, अगर इसका मैं प्रोजेक्शन लूंगा तो कहां जाएगा? देखो, प्रोजेक्शन हमेशा क्या होगा? ऐसे मान लो ये ऐसा है, तो एक प्रोजेक्शन जेड पे और एक प्रोजेक्शन एक्स पे या बाय पे, कि एक्स बाय प्लेन में? एक्स बाय प्लेन में। कहां पे? देखो, यहां देखो अच्छे से। अरे यार, देखो ऐसा है, ऐसा है कि नहीं है? देखो यहां, अब ये थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो एक प्रोजेक्शन कहां जाएगा? ऊपर। ये किससे मैच करेगा? जेड से। और एक प्रोजेक्शन किससे? एक्स बाय प्लेन से। अब देखो समझ में आ गया? अगर इसको नहीं देखोगे तो ये कुछ नहीं पल्ले। अब ये एंगल किसके साथ है? जेड के साथ। अब इसके देखो दो प्रोजेक्शन बनेंगे, अब देखना कौन कौन से दो प्रोजेक्शन बनने वाले हैं, बस यहीं से देखते जाना। एक प्रोजेक्शन यहां जाएगा, ये प्रोजेक्शन आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, कोई मुझे बता सकता है ये प्रोजेक्शन की वैल्यू कितनी होगी? आर कॉस थीटा। आया कि नहीं आया? अब ऐसे नहीं करना सर, एक यहां है तो दूसरा यहां करा दो, ये 3D में है। 3D में बार बार बोल रहा हूं, एक बार आंख बंद करो और विजुलाइज करो, क्योंकि ये तो मैं हटा दूंगा, फिर आपको इसी से विजुलाइज करना है। आप ऐसे समझो, यहाँ पे सामने बाय जा रहा है, ऊपर ऊपर जेड, नीचे, और बीच में ये इलेक्ट्रॉन है। एक प्रोजेक्शन यहाँ, दूसरा प्रोजेक्शन कहाँ जाएगा? एक्स पे की बाय पे की? एक्स बाय प्लेन में, एक्स बाय प्लेन में। अब एक प्रोजेक्शन ऐसा गिर गया, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? आया कि नहीं आया? अब क्या करें इसमें? एक मेरे पास एक्स वाई आ गया, अब मेरे पास रहता है एक ये एंगल। ये एंगल मेरे पास कौन सा है बेटा? ये है मेरे, ये कौन सा था? थीटा। अब ये मेरे पास है बेटा फाई। अच्छा मुझे तो फाई एंगल, ये जो फाई एंगल है, एक थीटा और एक फाई। अच्छा कोई मुझे ये बता सकता है कि ये कितना प्रोजेक्शन आएगा? ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू कितनी आएगी? आर साइन थीटा। थीटा आया कि नहीं आया? अब अब देखो यहां पे हुआ क्या है। ये कौन सा है बेटा? ये अपना आर है। एक प्रोजेक्शन आर कॉस थीटा और एक प्रोजेक्शन आर साइन थीटा। अब ये वैल्यू कितनी हो गई? आर साइन थीटा। और ये एंगल कितना है? फाई। तो क्या इसका प्रोजेक्शन इस पे निकाल सकते हो? जल्दी बताओ कितना। सबसे पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहले यहां देखना, यहां देखो, ये कितना है? आर, आर कॉस थीटा, नीचे आर साइन थीटा, और इनके बीच का एक्स और प्रोजेक्शन के बीच का एंगल फाई क्या है? फाई है अपना आर का प्रोजेक्शन एक्स बाय प्लेन में। एक्स बाय प्लेन में ये जो प्रोजेक्शन आ रहा है उसका एंगल फाई है, ये फाई नहीं है।
आर नहीं है, अपन ने क्या किया, आर का प्रोजेक्शन एक बाय में लिया और एक एक्स बाय प्लेन में लिया। एक्स बाय प्लेन के प्रोजेक्शन का एंगल एक्स के साथ कितना है बेटा, फाई। ये कितना हो गया, ये आर था, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। अब इस आर साइन थीटा को इस साइड ले जाओ, ये एंगल कौन सा है, फाई, तो क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा कॉस फाई, और इस पे आर साइन थीटा साइन फाई। चलो कम जल्दी, अब आ गए अपन यहां, एक प्रोजेक्शन यहां जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या हो गया इसे, ये क्या बनेगा जल्दी बताओ, ये जो प्रोजेक्शन आएगा, आर साइन थीटा साइन फाई, और ये क्या आएगा जल्दी बोलो, आर साइन थीटा कॉस फाई। लिखो, तो अपन बोलते हैं ना, ये मतलब x किसके बराबर हो गया, x कोऑर्डिनेट हो गया r साइन थीटा कॉस फाई, ये हो गया कि नहीं हो गया। अरे ये बताओ, ये यही तो वैल्यू x है, यही तो वैल्यू y है, सॉरी z, और यही तो वैल्यू x y होती है ना, y y कितना हो गया, r साइन थीटा साइन फाई, फाई फाई फाई, और जेड क्या है, आर कॉस थीटा, ये आ गए। बस समझ में आ गया कि एक बार और बताना है, नहीं लिखो जल्दी, इतना छाप लो, एकदम आराम आराम से, टाइम की बिल्कुल कमी नहीं है अपने में, बहुत टाइम है, बस समझ में आना चाहिए। समझ में आया ना, थीटा एंगल किसके साथ है, थीटा एंगल है जेड एक्सिस के साथ, और फाई किसके साथ है, आर का प्रोजेक्शन एक्स बाय प्लेन में लिया, और एक्स बाय प्लेन में जो प्रोजेक्शन आया उसका प्रोजेक्शन का एंगल किसके साथ, एक्स के साथ, क्या है, फाई। चलो पहले दिमाग में क्या वो फिगर आना चाहिए जो आपको बताया था, तो फिर आप कॉपी पे आराम से बना लोगे। तो नहीं समझे तो सब, सर इतने सारे एंगल, कल मेरे पास आओगे सर ये कॉस थीटा है तो सर ये साइन थीटा क्यों नहीं हुआ। अपन कहाँ बना रहे हैं, 3D में, थीटा जेड के साथ, फाई एक प्रोजेक्शन इन एक्स बाय प्लेन में जो प्रोजेक्शन आया, प्रोजेक्शन का एंगल एक्स के साथ क्या है, फाई है। देखो चीजें बहुत आसान है, बस सही तरीके से अपन समझ जाएं तब, नहीं तो बहुत दिक्कत क्रिएट करती है श्रोडिंगर। जब मैं पढ़ता था मुझे समझ में ही नहीं आई थी, जब मैं पढ़ाना चालू किया उसके 2 साल बाद समझ में आई। मैं एक दिन में भड़ गया ना कि यार ऐसा है क्या इसमें, बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स सीखी, प्रोजेक्शन लेना सीखा, आ गया। छोड़ दो यार, श्रोडिंगर ऐसे साई दिखा और अपन भाग गए, सांप आ गया, निकल लो। वो सबसे रद्दी क्वेश्चन इसी के बनते हैं। देखना जो, देखो कोई भी टॉपिक अगर टफ है तो समझ लो कि वो अपन अगर उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो वो बहुत आसान हो जाएगा। बस उसमें क्या थोड़ा सा समझने की दिक्कत होती है, बस अपन क्या रहते हैं, अपन उससे डर रहे होते हैं, उन्हें डर के आगे जीत है, वैसे ये है, अपन एकदम चल रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर भी भरे पड़े हुए हैं। देखो अगर 2D में है तो प्रोजेक्शन एक्स और वाई में जाएगा, अगर 3D में है तो तीनों में प्रोजेक्शन जाएगा, एक्स में भी जाएगा, वाई में भी जाएगा, जेड में भी जाएगा। चलो
अच्छा ये बता सकते हो? चलो चेक करते हैं। चलो तुम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर आएगा? ये बताओ। ये बेटा ये जेड है, दूसरा बाय नहीं है। अरे अच्छा बताओ ये किसके बराबर, जिसका हो गया है वो ये निकाल के बताओ। अरे ये वैल्यू पुट करो यार। एक्स स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, आर स्क्वायर आ जाएगा। ये राज की बात है, किसी को नहीं बताना। पुट करो इसमें, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो करो, आर स्क्वायर बन जाएगा। सर्कल पढ़ा है? सर्कल, सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समथिंग कांस्टेंट, और 3D में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या बनता है? स्फीयर। ये इक्वेशन स्फीयर की है, मतलब मैं यहां से अगर आर डिस्टेंस में 3D में घूमूंगा तो क्या बनेगा? अब जैसे मान लो ये पेन है, पेन को अगर मैं 3D में घुमाऊंगा तो क्या बनेगा? सर्कल नहीं बनेगा, स्फीयर बनेगा। जैसे मान लो इस टिप टिप पे अपन ने क्या किया, डिटेक्टर लगा दिया, देखा कि भाई ये कहाँ कहाँ जा सकता है, तो अपन ने ऐसे ऐसे पूरे में घुमाया, 3D में घुमाओ इसको। जब 3D में आप घुमाओगे तो इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या बनेगी? यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, सब ट्रेजेक्ट्री जब आप कवर करोगे तो एक स्पेयर बन जाएगा। जैसे अपन से बोला जाए कि बताओ अपन एक फिक्स डिस्टेंस पे, आप ही बताओ, स्पेयर के सेंटर से अगर आप उसके बॉटम टॉप लेयर को टच करोगे तो डिस्टेंस फिक्स होता है कि नहीं होता है? आप जैसे स्पेयर की बात करते हो बेटा, स्पेयर ऐसे ही बनाते कि नहीं बनाते? ये बताओ हर जगह डिस्टेंस सेम होता है कि नहीं होता है? अरे रेडियस आर होती है कि नहीं होती? तो अब ऐसे मान लो पेन यहाँ है, पेन आप कहीं भी घुमा दो तो इसके इसी सरफेस को टच कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? तो ये क्या बन जाएगा? स्पेयर की इक्वेशन। किसकी है ये? स्पेयर, जिसका रेडियस आर होता है। चलो अब अपन आते हैं, ये समझ में आ गया? अब ध्यान देना। अच्छा ये बताओ, अपन ने अभी लिखा था साई किस पे डिपेंड कर रहा था? साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स बाय जेड। अच्छा ये बताओ एक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? ध्यान सुनना, एक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? आर थीटा और फाई पे। बाई भी आर थीटा और फाई पे डिपेंड कर रहा है। तो ये बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इट इज द फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई, कर सकता हूं? ये बताओ एक्स वाई जेड किस पे डिपेंड कर रहे हैं? आर और थीटा पे। ये भी आर थीटा पे, ये भी आर थीटा पे, ये भी आर थीटा पे, तो इसकी जगह मैं आर थीटा फाई लिख देता हूं। ये भी तो बोल सकता हूं। अरे देखो अब फिर एक एग्जांपल लाता हूं। बाय इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ध्यान सुनना, बाय इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और एक्स बात नहीं करो बेटा पीछे, एक्स क्या है बेटा? आर साइन थीटा कॉस फाई। अच्छे बताओ, ये तो एक्स एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? आर और थीटा पे। बाय किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। ये बताओ इनडायरेक्टली बाय इन दोनों पे डिपेंड कर गया कि नहीं कर गया? पापा ने पैसे दिए मम्मी को, मम्मी ने किसे दिए? आपको। तो इनडायरेक्टली आपको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं? पापा से। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप, अब ऐसा है कि कम ज्यादा हो सकता है, पापा ने दिए 1,000, मम्मी ने पकड़ा दिए 100 रुपये तुम्हें, बोले तो नहीं आया है। लेकिन डिपेंडेंसी कहाँ से आ रही है? अब ये देखो, आप ये समझो कि बाय किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे, और एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? आर थीटा और फाई पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट बोल सकता हूं कि ये मतलब बाय किसका फंक्शन है? सर बाय फंक्शन है एक्स का, और यही फंक्शन किसका बन जाएगा? आर थीटा और फाई का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो डायरेक्ट मैं ये लिख सकता हूं, अगर मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में साई की बात करूं तो सर साई मतलब एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा? ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? आर थीटा फाई, क्योंकि एक्स वाई जेड देखो अपन ने क्या देखा, एक्स एक्स आर पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे भी, फाई पे, थीटा फाई आर, तो बोल सकता हूं कि लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो यहां से मेरे पास ये इंपॉर्टेंट चीज मुझे मालूम चली कि फाई किसका फंक्शन था? कोऑर्डिनेट का।
जहां इलेक्ट्रॉन रहेगा वहीं पे अपन कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं है तो यहाँ पे अभी बताओ इलेक्ट्रॉन का कितना एम्पलीट्यूड है, वो तो वो ये बताएगा कि भाई कितने डिस्टेंस पे उतने पे उतनी कितना वेव बना रहा है या कितना एम्पलीट्यूड लेके चल रहा है। तो साई किसका फंक्शन था, एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड किस पे डिपेंड कर रहा है, आर थीटा फाई पे। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में रिप्लेस कर रहा हूं। कार्टेशियन फॉर्म को किसको, पोलर फॉर्म में। तो क्या लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा एफ आर थीटा फाई, ये लिखूंगा। देखो दो चीजें हैं, बात करोगे तो टॉपिक अभी खत्म हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, नोट बनाऊंगा और लिख दूंगा, फिर मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, और जिसको एक्सप्लेन करवाना हो उसको क्लास के बाहर कर दूंगा, भाई आ जाना आधे घंटे में पढ़ा दूंगा। भाई 1000 बार समझा चुका हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि टीचर से आपको कैसे पढ़ना है। फिर बोलते सर समझ में नहीं आ रहा है वो टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है। अपने अंदर तो झांको। 5 मिनट चुप नहीं बैठ सकते हो। 1000 बार बोल चुका हूं कि इंपोर्टेंट टॉपिक है, किसी से ही पूछ लेना, जाके किसी भी कोचिंग में पूछ लेना, श्रोडिंगर वेव, बाल खड़े हो जाएंगे। पूछ लेना किसी बच्चे से जाके, मैं हर एक चीज ऐसा क्यों समझा रहा हूं इतना कि भाई कुछ समझो, मुझे गाली ना दो। और अपन क्या गंवारों जैसे बात करने में लगे हुए हैं। अरे नहीं पढ़ना है तो जाओ आराम से, क्यों आ जाते हो। तुम भी मजे में रहो, हम भी मजे में रहे। मैं समझा रहा हूं, जैसे ही मुड़ता हूं आधे बात करने लगते हो। और हर दिन मेरा 1.5 लेक्चर में से आधा लेक्चर तो मैं प्रवचन देने में निकल जाता है। सबसे ज्यादा परेशान मैं इसलिए हूं, मैं पढ़ाऊंगा क्या। अभी लिखूंगा फिर बात करने लगोगे। क्योंकि अपन सीरियस ही नहीं है, करना ही नहीं चाह रहे कुछ। और एक चीज ध्यान रखना, टीचर का इंटरेस्ट खत्म होता है तो निपटते हैं बच्चे फिर, और ऐसे करोगे तो मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा फिर पढ़ाने में तुम लोगों को। फिर मेरा वही होगा, आए बेटा निकाल लो होमवर्क, डिलीवर किया निकल गए, कनेक्टिविटी जीरो। ये वन वे नहीं होता, टू वे होता है। जितना आप सुनोगे ध्यान से उतना ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा, और अदरवाइज मैं भी फिर जल्दी जल्दी नोट बना के, चलो 11वीं का सिलेबस खत्म, 12वीं का चालू करते हैं, जल्दी खत्म, जाओ घर बेटा बैठो आराम से। तो तुम लोग शायद यही चाह रहे हो, और कुछ नहीं है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामने वाला आपसे बात ना कर सके। पागल नहीं है कि जब तक आप उसे रिस्पॉन्ड नहीं करोगे सामने वाला बात नहीं करेगा। बात कर रहा है, मुझे आके बताओ कि सर ये परेशान करता है, मैं देखता हूं उसको, कल से वो मिलेगा नहीं। सर ये मुझे परेशान कर रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा है। नहीं सर हम तो मोबाइल चलाने के लिए, बात करने के लिए आ रहे हैं। घर पे जाके कैलकुलेट करना कितने दिन क्लास हो रही है और कितनी फीस जमा की, एक एक घंटा आपकी कितना कॉस्टली है। फिर जाके अपने पेरेंट्स से पूछना कि सर पापा आप पैसे कहाँ से ला रहे हो। तब वो बताएंगे बेटा मैं 8 घंटे जॉब कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, वहाँ कर रहा हूँ, तब ला रहा हूँ। तब तुम्हें तब थोड़ी सी अकल आएगी, तब भी नहीं आएगी बहुत सारों की। बहुत सारे तो हमारा पापा अधिकार है, आप दोगे पैसे, कैसे नहीं दोगे। तो अपन ने क्या बोल दिया, साई किसका फंक्शन है, आर थीटा फाई, आर का थीटा का फाई का। वैसे साई किस पे डिपेंड कर रहा था, कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा कि भाई मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड कैरी करेगा कि नहीं करेगा। अब जितना कहीं भी रहेगा तो कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड आएगा, तो एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट पे। और कोऑर्डिनेट को हमने किसके फॉर्म में लिख दिया, आर थीटा और फाई के टर्म में। हमने पहले से डिफाइन करके रखा है, ये याद रखना, थीटा किसके साथ होता है, जेड के साथ, और फाई किसका होता है। जब उसका आप प्रोजेक्शन लेते हैं एक्स वाई में, एक्स वाई में प्रोजेक्शन का एंगल फाई होता है, किसके साथ, एक्स के साथ। इनके अपन ने प्रॉपर अपन ने क्या लिया, प्रॉपर अपन ने क्या किया, इसको अपन ने प्रोजेक्शन लिया, ये आ गया, तो हमने ये लिख दिया यहां पे। अब यहां पे ध्यान देना बेटा, ये चीज बताओ आप, अगर मैं डिस्टेंस, ध्यान सुनना,
अगर मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन यहां पे है, इलेक्ट्रॉन मेरा यहां है और डिस्टेंस चेंज हो रहा है। अब मुझे बताओ, जैसे मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन अभी यहां है, इलेक्ट्रॉन अभी कहां है बेटा, इलेक्ट्रॉन अपना अभी यहां है, अगर ये यहां से उठ के यहां चला जाएगा तो होगा क्या, ये बताओ कौन सा पार्ट चेंज होगा, आर कि थीटा, आर, थीटा चेंज होगा क्या, नहीं होगा। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन उठ के आर डिस्टेंस से दूसरे आर पे चला जाए तो कौन चेंज होगा, थीटा चेंज होंगे, आर सेम रहेगा। तो हमने क्या किया यहां पे, इस वाले को हमने और आगे रिजॉल्व कराया और आगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा। हमने क्या लिखा, आर इक्वल्स टू, कलर चेंज कर दें यार, हमने क्या किया, आर इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा है यहां पे बेटा, साई इक्वल्स टू, हम लोगों ने क्या किया, अरे यार, साई इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या किया, दो पार्ट में और आर को अलग कर लिया और थीटा को अलग कर लिया। हमने क्या लिख दिया यहां पे, ए थीटा फाई, और यहां पे लिख दिया अपन ने आर आर, ऐसा दो फॉर्म में हमने, जैसे मान लो अपने पास ऐसा है, फॉर एग्जांपल बाय इक्वल्स टू ऐसा लिख लिया, बाय इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा। अच्छा, तो बाय किस किस पे डिपेंड कर रहा है, बाय डिपेंड कर रहा है एक्स एंड थीटा दोनों पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, ए एक्स एंड बी थीटा, ऐसे लिख सकते हो अलग अलग। अब ये इसलिए क्यों किया, देखो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं थीटा को चेंज करूंगा तो ये वाला पार्ट चेंज होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, और अगर मैं एक्स को चेंज करूंगा तो ये चेंज होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। अब जैसे मान लो मैं आपसे सिंपल ये बोल रहा हूं कि मान लो मैं इलेक्ट्रॉन का एंगल वही रख रहा हूं, डिस्टेंस आर चेंज कर रहा हूं, तो इसमें से कौन सा पार्ट चेंज होगा, आर वाला चेंज होगा कि ये वाला चेंज होगा, आर वाला। अगर मैं एंगल चेंज करूंगा, डिस्टेंस सेम रखूंगा, तो कौन सा पार्ट चेंज होगा, ये वाला। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले साई को एक्स वाई जेड कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म को थीटा फाई मान के हम लोगों ने क्या किया, पोलर फॉर्म में लिखा। पोलर फॉर्म में मतलब हमारा किस पे डिपेंडेंसी आ गई, एंगल्स पे और थीटा पे। उस पर हम लोगों ने क्या किया, एंगल वाला पार्ट अलग कर लिया, थीटा वाला पार्ट, एंगल वाला अलग और डिस्टेंस वाला पार्ट अलग कर लिया। अब इनके अपन ने नाम भी दे दिए। ध्यान देना, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, हमारे पास ये था, हमारे पास किसमें था, ये कार्टेशियन फॉर्म में, किसमें था बेटा, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म को किसमें किया, पोलर फॉर्म में, ये पोलर फॉर्म। इस पोलर फॉर्म में हम लोगों ने क्या किया, एंगल वाला पार्ट अलग और डिस्टेंस वाला पार्ट अलग। ये कौन सा हो गया, डिस्टेंस, और ये कौन सा हो गया, एंगल। तो इसको अपन ने नाम क्या दे दिया, अब ध्यान सुनना, इसको अपन ने नाम दिया, इस वाले को, इस वाले को नाम दिया अपन ने क्या, एंगुलर पार्ट। क्या दिया, एंगुलर। एंगुलर मतलब एंगल, एंगुलर पार्ट, वो वाला पार्ट जो एंगल पे डिपेंड करता है, क्या कहलाता है, एंगुलर पार्ट। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस। और आपको बताया था कि जब इनका अपन स्क्वायर करते हैं तो क्या बनता है, स्फीयर बनता है कि नहीं बनता। तो स्फीयर के लिए क्या डिफाइंड होती है, रेडियस। तो उसको अपन क्या बोल देंगे, रेडियल पार्ट। डिस्टेंस मतलब रेडियस, रेडियल पार्ट। मतलब साई दो फंक्शन से मिलके बना होता है, एक कौन सा, एंगुलर पार्ट, और एक कौन सा, रेडियल पार्ट। रेडियल मतलब रेडियस, रेडियस मतलब डिस्टेंस, एंगुलर, एंगुलर मतलब एंगल, एंगल मतलब थीटा एंड फाई। ये मेरे पास कंक्लूजन आए, एज इट इज अपन को दिमाग में रखना है, एज इट इज आपको दिमाग में रखना है ये वाला। तो अपने पास साई किस किस का फंक्शन है, साई है एंगुलर पार्ट एंड रेडियल पार्ट। अब थोड़ा बहुत आपको याद आने लगेगा, आपने कहीं कहीं क्वेश्चन पढ़े थे, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, वो यहीं से कनेक्ट होते हैं। अब चीजें यहीं से चीजें कनेक्ट होंगी। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, एंगुलर पार्ट, इसको क्या बोल दिया, रेडियल पार्ट। अच्छा बताओ, साई, साई कौन कौन से क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, साई डिपेंड करता है। अब देखो इसको मैं और अच्छे से लिख रहा हूं, साई को हम क्या लिखते हैं, साई किसके से, देखो जब भी अपन कोई भी फंक्शन लिखते हैं जिसमें डिपेंडेंसी रहती है वो नीचे लिख देता हूं, एन एल और एम। अब ध्यान देना, ये जो ए है ना, ए, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा एंड फाई। और ये मालूम, और ये कौन सा है अपने पास बेटा, रेडियल, या उल्टा ऐसे लिख देता हूं, आर मतलब रेडियल। ये किस पे डिपेंड करता है, एन और एल दोनों पे। और ये ए कौन सा है बेटा अपना, एंगुलर, एंगुलर किस पे डिपेंड करता है, एल कॉमा एम पे, एल कॉमा एम पे।
रेडियल पार्ट कौन कौन से क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है? रेडियल डिपेंड करता है L, M, ये भी पूछ लेते हैं। और रेडियल पार्ट किस पे डिपेंड करता है? N, L, N, L। रेडियल किस पे डिपेंड करता है? N और L पे। और एंगुलर पार्ट किस पे डिपेंड करता है? L और M दोनों पे। लिखो जल्दी। अपन ने पोलर फॉर्म में लिखा, पोलर फॉर्म को और डिवाइड किया किसमें? थीटा और आर पे। आर वाले को क्या बोलते हैं? रेडियल। और थीटा वाले को क्या बोलते हैं? एंगुलर पार्ट। एक बार सोचो क्या हुआ, स्टार्टिंग से सोचो। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अपने दिमाग में आ जानी चाहिए। फिर अपन ने जो पॉइंट लिखे हैं, पहले क्या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है? साई स्क्वायर डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करके एक फॉर्म आता है। उसमें क्या करते हैं हम? प्रॉपर ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन लगा के मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या करते हैं? उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से कुछ सॉल्यूशन ही एक्सेप्टेबल होते हैं, बाकी हम रिजेक्ट कर देते हैं। जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? क्वांटम नंबर N, L, M। और मतलब वहां पे हमने क्या देखा? साई किस पे डिपेंड कर रहा है? साई इज द फंक्शन ऑफ x बाय जेड। फिर हमने x बाय जेड को हमने कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा। इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा, तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखने के लिए अपन ने क्या किया? एक r का यूज किया और दो एंगल कौन कौन से? थीटा किसके साथ है? जेड के साथ। और फाई किसके साथ है? उसका हमने प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में लिया, और एक्स वाई प्लेन में जो प्रोजेक्शन आ रहा है उसका एंगल एक्स के साथ क्या है? फाई। ये हम लोगों ने किया। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि भाई जो अपन साई एक्स बाय जेड का फंक्शन था वो अपना, और एक्स बाय जेड किसके फंक्शन है? आर थीटा फाई। तो हम लोगों ने क्या किया? साई को हमने इनडायरेक्टली क्या बोल दिया? साई इज द फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा फाई। तो हमने क्या किया? आर और थीटा फाई को फिर से सेपरेट कर दिया। डिस्टेंस वाले पार्ट को अलग, थीटा वाले पार्ट, एंगल वाले पार्ट को अलग। एंगल वाले पार्ट को हम लोगों ने क्या बोला? हम लोगों ने बोला एंगुलर पार्ट। और रेडियस वाले पार्ट या मतलब डिस्टेंस वाले को क्या बोला? रेडियल पार्ट। और साई किस पे डिपेंड कर रहा है? साई N, L, M, तीन क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। उससे हम लोगों ने क्या देखा? जो रेडियल पार्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? N और L पे। और एंगुलर पार्ट किस पे डिपेंड करता है? L और M पे। ये अपने पास पूरा का पूरा ऐसा लिखा आ जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ रेडियल पार्ट किस किस पे डिपेंड करेगा? कौन से क्वांटम नंबर पे? तो रेडियल पार्ट कौन कौन से पे? प्रिंसिपल एंड एजीमुथल। एंगुलर पार्ट किस पे? एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहां तक कहानी चल रही है। 2 बार 3 बार मन में करोगे, चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी। और एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में अगर अपन को अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो दो चीजों पे डिपेंडेंसी होती है, एक अपनी इंटेलिजेंसी और एक रट्टा। दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। जहां समझ में नहीं आ रहा है याद कर लो, और जहां समझ सकते हो वहां याद नहीं करो। तो एक काम पे डिपेंड नहीं होना कि हम रट्टा पूरा नहीं मार सकते, हम पूरा समझ भी नहीं सकते। दोनों का जहां पे बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा वहां पे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अपन एकदम भी लॉजिकल नहीं हो सकते हर जगह, कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें याद रखने करनी होगी। और एकदम अपन रट्टेबाज भी नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं कहीं आपको कितना रटेंगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जहां रहेगा वो अच्छा कर जाता है। तो कभी लाइफ में ऐसा ऐसा हर जगह देखने को मिलेगा कि यार थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, ज़्यादा दिमाग लग रहा है, या ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर क्या करूँगा? प्रिसाइजली मैं उसको याद कर लूँगा। और धीरे धीरे करके दिमाग अपने आप उसको लॉजिकल बना लेता है। फिर किसी भी चीज़ को अपन याद कर लेते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो लॉजिक अपने आप डेवलप हो जाते हैं। फिर तो दोनों चीज़ों का अपन को कॉम्बिनेशन रखना है। अपन एक चीज़ को कभी भी कैरी नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ को कैरी करोगे प्रॉब्लम में रहोगे, क्योंकि अगर अपन ज़्यादा ज़्यादा लगाएंगे तब भी प्रॉब्लम होगी। सर इतना सारा, इतनी सारी कॉपियाँ होंगी, तो वहाँ पे क्या करेंगे? अपन लॉजिक, थोड़ा थोड़ा लॉजिक ढूंढेंगे, सिमिलर चीज़ें देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, इसमें ये होता है, इसमें होता है, ऐसा आएगा तो ऐसा कर लेंगे। और एक जगह क्या होगा कि जहाँ पे जब लग रहा है कि यार इसमें कोई लॉजिक ज़्यादा सेट नहीं हो रहे हैं या फिर लॉजिकल होता हो तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो वहाँ पे क्या करूँ? चीज़ों को याद कर लूँगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अपन को रखना है, और दोनों का कॉम्बिनेशन रखोगे कभी लाइफ में परेशानी नहीं आएगी। अब जैसे यहाँ पे ठीक है, जहाँ जहाँ समझने की जरूरत पड़ रही है हम समझते जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ बाउंस बैक हो रहा है पकड़ लिया अपन ने। अब यहाँ पे देखो अपने पास ये चल रहा है। अब अपन लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, नोड पढ़ा था। नोड क्या होता था? सबसे पहले मुझे बताओ नोड क्या होता था। इतना यहां तक हम पहुंच गए। मतलब साई किस किस पे डिपेंड करता है? रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट।
अब मुझे बताओ नोड मतलब क्या होता था। देखो सिंपल, आप ऐसे समझो, ये बताओ अपन ने एक वेव बनाई बेटा, ऐसे वेव जा रही है, ये तो नोड कहाँ है जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो है। देखो यहाँ यहाँ पे इस डिस्टेंस पे वेव है क्या, नहीं। तो यहाँ है क्या, नहीं। यहाँ है क्या, नहीं। तो ये सब क्या बन गए, नोड। ये सब क्या बन गए बेटा, नोड। नोड मतलब जहां पे वेव गायब हो जाए। अब ऐसे वेव ऐसे से जा रही, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है जीरो, देखो। तो ये सब क्या हो गए, नोड हो गए। नोड मतलब जहां पे साई जीरो या एम्पलीट्यूड जीरो। किसी भी वेव का नोडल पॉइंट या नोड कहां होता है, जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है। समझ में आया। अभी बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये इलेक्ट्रॉन का नोड मतलब वहां पे साई जीरो हो जाए, साई जहां जीरो होगा वहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एम्पलीट्यूड जीरो है। भाई वेव कहां होगी, जहां पे एम्पलीट्यूड दिख रहा होगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं नोड की बात कर रहा हूं, मतलब नोड मतलब क्या हो जाएगा बेटा, साई इक्वल्स टू जीरो। साई जीरो जहां पे हो जाएगा। अच्छा, तो साई जीरो कहां कहां हो सकता है। अब साई किस किस से मिलकर बना हुआ है, रेडियल और एंगुलर। अब बताओ, अगर ये जीरो होगा तो इसको जीरो कौन कौन करेगा। अगर ये जीरो हो रहा है, या तो अपना साई आर इक्वल्स टू जीरो होगा, और या तो ये जीरो होगा। आया समझ में। जैसे बाय इक्वल्स टू एक्स इंटू जेड है, अब ये तो बाय जीरो कब कब हो सकता है, या तो एक्स जीरो हो जाए या जेड जीरो हो जाए। तो अपने साई किस किस से मिलकर के बना हुआ है, रेडियल एंड एंगुलर। अब इसको मुझे जीरो करना है, जीरो मतलब नोड। तो अब नोड कब कब आ सकता है, जब रेडियल पार्ट जीरो हो। अब ध्यान सुनना, अगर रेडियल पार्ट जीरो है तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियल नोड। क्या बोलते हैं, रेडियल नोड। अगर आर जीरो है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अगर आर जीरो है तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इसको अपन बोलेंगे रेडियल नोड। क्या बोलेंगे, रेडियल मतलब डिस्टेंस पे नोड आ गया, और ये है तो क्या बोलोगे, एंगुलर नोड। क्या बोलेंगे बेटा, एंगुलर नोड। एंगुलर नोड क्या बोलोगे, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। समझ में आया। रेडियस वाला पार्ट निपटा तो रेडियल, एंगल वाला निकला तो एंगुलर। समझ में आया, रेडियल नोड एंगुलर नोड। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन किस सिस्टम के बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन का जो साई है वो रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। अगर मुझे साई को जीरो करना है तो या तो रेडियल पार्ट जीरो हो जाए या एंगुलर हो जाए। रेडियल जीरो हुआ तो रेडियल नोड, एंगुलर हुआ तो एंगुलर। ये दोनों में से कोई भी एक जीरो होगा, साई जीरो हो जाएगा, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, नोड। समझ में आया। क्योंकि साई किस किस से मिलके बना हुआ है, दो से मिलके बना हुआ है, रेडियल नोड एंगुलर नोड। रेडियल पार्ट मतलब रेडियल पार्ट जीरो होगा तो रेडियल नोड कहलाएगा, और अगर एंगुलर वाला पार्ट जीरो हुआ तो क्या कहलाएगा, एंगुलर नोड। कैसे हो जाएगा जीरो, डिस्टेंस जीरो नहीं है, किसी एक डिस्टेंस पे साई जीरो है। ऐसे ऐसे समझो, ऐसे समझो तुम तो। चलो देखना, अब हर एक चीज को अपन थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचेंगे अपन उस, क्योंकि अपन ने तो कुछ देखा ही नहीं है। हाइपोथेटिकल अपने लिए तो एक हाइपोथेटिकल बात चल रही है, मैं कहानी सुना रहा हूँ और तुम विजुलाइज कर रहे हो कुछ कुछ। अब मैं अब क्या करूँगा, रिलेट कर दूंगा कि भाई अपन ने लाइफ में जो चीजें अपन ने एक्सपीरियंस की, उस एक्सपीरियंस से हम चीजें रिलेट कर ले तो चीजें अपने दिमाग में सेट हो जाती हैं। यही तो होता है। जब अपन कोई भी चीज पढ़ रहे होते हैं और अपन ने वो चीज कभी देखी नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, अपन लाइफ से रिलेट करते हैं। अपन ने कोई एक इंसिडेंट देखा या कोई भी चीज अपन ने जो पढ़ी हुई, उससे अपन उससे क्या करते हैं, उसको रिलेट कर लेते हैं। जब भी वो चीज आती तो अपन वो इंसिडेंट याद करते हैं और उससे रिलेट करके अपन चीजें कनेक्ट कर देते हैं। तो अपन ने जब ये कुछ देखा ही नहीं तो अब क्या कर रहे हैं, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां कहीं है। अब ध्यान सुनना बेटा, अब मैं जो इस ये क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो इलेक्ट्रॉन यहां कहीं है। जैसे मान लो, ऐसा मान लो बेटा कि ये कोऑर्डिनेट हो गया, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गई, यहां पे इलेक्ट्रॉन है ऐसा वाला। अब अगर मैं डिस्टेंस वेरी कर रहा हूं, जैसे मैंने डिस्टेंस वेरी की, अभी इलेक्ट्रॉन कहां है, यहां। अभी इलेक्ट्रॉन कहां है बेटा, यहां पे है। ध्यान से देखना, अभी इलेक्ट्रॉन कहां है, यहां। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं हर एक डिस्टेंस पे जा रहा हूं, थीटा वही रखा, कभी यहां देखा, कभी यहां देखा, कभी मैं ऐसे ही चेक कर रहा हूं
ये बताओ मैं ऐसे अगर मूव करूंगा तो चेंज क्या हो रहा होगा, ये बताओ, आर वाला पार्ट चेंज होगा कि ये वाला पार्ट चेंज होगा? देखो साई क्या है, ध्यान सुनना, साई क्या है, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। आप मुझे बताओ, आप अभी यहां थे, यहां से उठ के यहां पहुंच गए, यहां से उठ के यहां पहुंच गए, तो क्या चेंज हुआ आपका? ये वाला पार्ट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ये चेंज हुआ, और ये कैसा है, कांस्टेंट, क्योंकि थीटा फाई जो पहले थे, जो थीटा भाई पहले थे, जो इस पॉइंट के लिए भाई उस पॉइंट के लिए रहेंगे नहीं रहेंगे? जैसे मान लो कि मैं अभी यहां हूं, उस ऐसे से ऐसे पहुंच जाऊं, एंगल तो वही है, तो ये वाला पार्ट चेंज नहीं हो रहा है, ये वाला चेंज हो रहा है। अब अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा यार यहाँ इलेक्ट्रॉन है एकदम से, यहाँ तो एम्पलीट्यूड जीरो हो गया। आप यहां से यहां मूव कर रहे हो और यहां पे इलेक्ट्रॉन मिला और यहां पे गायब हो गया, फिर से इलेक्ट्रॉन मिल गया, फिर गायब हो गया। ये बताओ आप यहां से यहां मूव कर रहे हो तो क्या वेरी कर रहे हो, एंगल वेरी कर रहे हो कि डिस्टेंस? डिस्टेंस। और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन है, फिर एक और डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, ये डिस्टेंस कहलाएगी रेडियल नोड। क्या कहलाएगी, रेडियल नोड। फिर आप आगे बढ़े उसी एंगल पे, फिर आपने देखा इलेक्ट्रॉन है, साई है, साई है, साई, और यहां गए फिर से गायब, तो ये वाला क्या कहलाएगा, रेडियल नोड। फिर आप आगे बढ़े, मिल रहा है साई, मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, फिर गायब हो गया साई, ये क्या कहलाएगा, रेडियल नोड। आप एक पर्टिकुलर रेडियस या डिस्टेंस पे मूव कर रहे हो, कहीं इलेक्ट्रॉन है, कहीं साई मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, जहां पे नहीं मिलेगा उन पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, रेडियल नोड। ये तो आ गया रेडियल नोड। अब ध्यान सुनना, अब क्या किया अपन ने, फिर से एक ग्राफ बना लेते हैं, क्या जा रहा है, घर का काम है। अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन यहां है, डिस्टेंस कितनी, आर ले ली, आर ली। हमने यहां देखा इलेक्ट्रॉन है, हम एक दूसरी आर डिस्टेंस से पहुंचे। ये बताओ इन दोनों पॉइंट में किस चीज का डिफरेंस है? इसमें ये जो पॉइंट है, जो अपन साई लिख रहे हो यहाँ पे साई क्या लिखोगे, साई आर इंटू साई ए मतलब, आर मतलब रेडियल, ए मतलब एंगुलर, ऐसा भी लिखा मिल जाएगा। और ये बताओ, और यहां पे जो साई बनेगा, साई आर मतलब रेडियल, साई ए मतलब एंगुलर। मुझे बताओ इन दोनों साई अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? ये तो इन दोनों में से कौन सा पार्ट सेम होगा, कौन सा पार्ट डिफरेंट होगा? रेडियस सेम है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है बेटा, सेम है। ये क्या हो गए, चेंज। ये क्या हो गया, चेंज हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया क्या हो रहा है? मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे घूमता जा रहा हूं, घूमता जा रहा हूं, एंगल चेंज। अब ये बताओ यहाँ पे, ये बताओ यहाँ पे एंगल अलग था, यहाँ पे एंगल अलग होगा कि नहीं होगा? एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप ऐसे यहां से यहां गए, यहां से यहां, जैसे इस एंगल पे पहुंचे, साई गायब। साई किसकी वजह से गायब हुआ, आर की वजह से कि एंगल की वजह से? एंगल की वजह से। तो इस पर्टिकुलर एंगल पे मुझे इलेक्ट्रॉन मिला ही नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, एंगुलर नोड। ऐसे अपन ने पूरा चक्कर मार दिया, ऐसे करके चक्कर मारा, एक यहां गायब हुआ, जहां जहां ये गायब होगा वो एंगुलर नोड बन जाएगा। समझ में आया? अपन को साई ढूंढना है। अब साई ढूंढना है तो अपन क्या कर रहे हैं, हर एक कोऑर्डिनेट पे। अब देखो एक्स वाई जेड में अगर मैं देखूंगा तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, एक्स अलग वाई जेड अलग। हमने क्या किया, एक्स वाई जेड को हमने किसके फॉर्म में डाल दिया, थीटा और रेडियस के फॉर्म में। कहीं पे अगर रेडियस में डिस्टेंस से वेरिएशन आ रहा है, एंगल सेम है, तो हम क्या बोलेंगे उसे, एंगुलर पार्ट। और अगर रेडियल पार्ट, सॉरी, अगर अपना रेडियस में चेंज आ रहा है तो रेडियल पार्ट। अगर रेडियस को मैं चेंज करते हुए कहीं कहीं साई गायब हो रहा है तो क्या कहलाएगा, वो अपना रेडियल नोड। और अगर अपन ने डिस्टेंस सेम रखा, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे घूम रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे मैं घूम रहा हूं, जिस जिस एंगल पे अपना एंगुलर पार्ट जीरो होगा वो क्या कहलाएगा, एंगुलर नोड। समझ में आया? टोटल नोड क्या होंगे, टोटल नोड, साई जीरो कब कब होगा, दो जगह यहां हो रहा है, तीन जगह यहां हो, टोटल कितने हो जाएंगे, पांच। अरे दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, दो बार ये जीरो हुआ, तीन बार ये जीरो हुआ, टोटल कितने हो जाएंगे, कितने बार जीरो होगा, पांच बार। दो इसके तीन इसके, टोटल पांच हो जाएंगे। तो टोटल नोड कितने हो जाएंगे, जल्दी बोलो, टोटल नोड, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। समझ में आया? तो कोई आपसे बोले कि अगर मैं साई को एंगल के साथ ले रहा हूं
तो कौन सा पार्ट चेंज होगा? एंगुलर। तो नोड कौन से मिलेंगे? एंगुलर नोड। और अगर मैं डिस्टेंस वेरी कराऊंगा, देखो मैं इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा हूं, न्यूक्लियस से चलना चालू किया, यहां गए, पूरे में ढूंढा, यहां गए, तो अब अगर इलेक्ट्रॉन को मुझे ढूंढना है तो मुझे रेडियस और एंगल दोनों वेरी कराने पड़ेंगे। रेडियस कांस्टेंट रख के अगर मैं एंगल वेरी कराऊंगा तो मैं एंगुलर पार्ट को स्टडी कर रहा हूं, और अगर मैं एंगल फिक्स करके रेडियस वेरी करा रहा हूं तो मैं रेडियल पार्ट को स्टडी कर रहा हूं। समझ में आया? दो पार्ट में हमने पूरे साई को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक एंगल और एक रेडियस। रेडियस मतलब पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कोई जीरो होगा तो रेडियल नोड, एंगल पे जीरो होगा तो एंगुलर नोड। समझ में आया? बस। और जब भी आओगे मैं यही कहानी सुनाऊंगा, तुम डाउट पूछने आओगे यहीं से चालू हो जाऊंगा, तो बार बार सुन लो, दिमाग में सेट कर लो, है ना? हर दिमाग लगाओ, वहीं पे लगाओ जहां जरूरत है। अपन क्या करते हैं, जहां जरूरत नहीं वहां लगा के अपना दिमाग खराब कर लेते हैं, फिर जहां लगाना होता है वहां फुस हो जाते हैं फिर। तो अपन को क्या, अपन ने ये समझा, ये आ गया, यहां तक पहुंच गए। तो अब अपन को कोई डाउट नहीं होना चाहिए रेडियल एंगुलर क्या है। रेडियल मतलब रेडियस, रेडियस मतलब डिस्टेंस, एंगुलर मतलब एंगल, एंगल मतलब एंगल। समझ में आया? कोई टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद जो जहां जीरो होगा वो नाम दे दें। अगर रेडियस पे कोई जीरो हो रहा है तो रेडियल नोड, एंगल की वजह से जीरो हो रहा है तो एंगुलर नोड। अब आपसे कोई पूछे साई जीरो हो गया, साई जीरो हो गया, अब साई किस किस की वजह से जीरो हो सकता है? या एंगल की वजह से या रेडियस की वजह से। अगर रेडियस की वजह से जीरो हुआ तो हम क्या बोलेंगे? रेडियल नोड। अगर एंगल की वजह से हुआ तो एंगुलर नोड। तो दो तरीके से साई जीरो हो सकता है, एक रेडियस की वजह से और एक एंगल की वजह से। चलो आगे बढ़े। पेज आधा ही भरा होगा, चलो हटा दें इसको। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, दोनों पार्ट को सेपरेट स्टडी करेंगे, दोनों पार्ट को। साई, साई, साई क्या लिखा अपन ने? साई को क्या लिखा हमने? साई लिखा हाँ ऐसे लिख रहा हूं देखो। अब कैसे कैसे लिखा जाता है देखो, बहुत सारे वो होते हैं, यहां लिख देंगे एन एल एम, यहां लिख देंगे फंक्शन ऑफ एक्स बाय जेड, फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई, यहाँ पे क्या लिख देंगे? फंक्शन ऑफ आर, फंक्शन ऑफ थीटा फाई, और मुझे भी नहीं पता क्या लिख के देंगे आपको, बस वो देखो जो भी लिखेंगे आपको तुरंत फील आ जाएगी क्या हो रहा है। फाई ये किस पे डिपेंड कर रहा था? ये डिपेंड कर रहा था एन कॉमा एल, और ये एल कॉमा एम, और साई आर, साई थीटा एंड फाई, ऐसे भी लिख देंगे। पता नहीं और क्या क्या लिखा मिलेगा, वो आप देखोगे ना तो फील आ जाएगी क्या चल रहा है। जहां आर मतलब एंगुलर, जहां आर मतलब रेडियल, जहां एंगल मतलब एंगुलर। ऐसे और भी अभी पता नहीं और भी आ सकते हैं। ये सब हो गया। अपन को क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट स्टडी करना है, अलग अलग करके। क्या करना है? सेपरेट स्टडी करना है। और एक स्टडी तो अपन कर चुके हैं, कौन सा वाला? सबसे पहले अपन कौन सा कर रहे हैं? रेडियल नहीं यार, एंगुलर, क्योंकि ये अपन कर चुके हैं, कर चुके हैं सर। एंगुलर पार्ट साई थीटा और फाई, और ये किस पे डिपेंड करता है? एल कॉमा एम पे डिपेंडेंसी आती है इसकी। आप कर पढ़ चुके हो इसको। अच्छा तो एल और एम पे डिपेंड कर रहा है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करें? एल से। तो सबसे पहले मुझे बताओ एल की वैल्यू आपको क्या मिलती है?
अरे एल कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। जीरो से ही तो होता है, जीरो वन, जीरो एस, वन पी, डी, एफ, जी, एच, ऐसे ही चलता है। एल की वैल्यू जीरो, मतलब एस सब सेल। सब सेल बोल लो चाहे ऑर्बिटल बोल लो, ये बताया था ना कॉन्सेप्ट। अपन ने बिल्डिंग बनवाई, एक ही कमरा बनवाया, अब चाहे उसे विला बोल लो, चाहे हाउस बोल लो, चाहे एक रूम बोल लो, एक ही चीज है। रूम और हाउस में डिफरेंस कब होगा? जब एक घर के अंदर बहुत सारे रूम होंगे। अपन ने क्या किया, एक घर बनवाया, घर क्या बनवाया, एक रूम बनवा दिया। अब चाहे इसको रूम बोल लो, चाहे इसको हाउस बोल दो, चाहे विला बोल दो, जो कुछ बोलना है, कोठी बोलना है, जो बोलना है वो सब एक ही चीज है कि नहीं है? हाँ, अब ऐसा होता आपने घर बनवाया है, बहुत सारे रूम है, अभी तो आप, मैं बोलूँगा कि हाउस बोलोगे तो पूरे रूम आ जाएंगे, और रूम बोलोगे तो पर्टिकुलर चीज आएगी, और एक घर में एक ही रूम है, चाहे उसको रूम बोलो चाहे घर बोलो, बात बराबर है कि नहीं है? तो एस के साथ भी यही कहानी है। एस के पास डब्बा कितना होता है? एक। चाहे उसे सेल बोल दो चाहे ऑर्बिटल बोल दो, उसे कभी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि एक ही है वो। ये बताओ, एल की वैल्यू जीरो, अब ध्यान सुनना, एल की वैल्यू जीरो, तो इसमें एम की वैल्यू कितनी आती है? जीरो ही निकलती है। अब मुझे ये बताओ, अब थोड़ा अपन फील करेंगे। अब मुझे ये बताओ बेटा कि अपने पास अगर एस ऑर्बिटल है, क्या है बेटा? एस ऑर्बिटल। अब अगर मेरे पास एस ऑर्बिटल है, ऐसा कुछ है, एस कुछ ऐसा ही रहता है। अब देखना, एस मेरे पास ऐसा, ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया अपना क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है कि नहीं है? अब होगा क्या, ध्यान देना, अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा स्फेरिकल होता है कि नहीं होता है? पूरे में इलेक्ट्रॉन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं होता कलर भरने का? मजा नहीं आ रहा है। यही अच्छा है, यही सही है, क्यों? ये बना दिया। एस मतलब क्या होता है? स्पेरिकल। अब देखना, अब फील करना, हम क्या पढ़ रहे हैं? एंगुलर नोड। एंगुलर नोड। अब ध्यान से देखना, हमने क्या किया, ऐसा लिया, एक एंगल ये लिया, लिया कि नहीं लिया? ये लिया। अपन ने क्या किया, अब मैं ये बताओ, मैं डिस्टेंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? थीटा। अब मुझे तो, अगर मैं थीटा चेंज करूं, कभी यहां देखूंगा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे 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 करके देखूंगा कि नहीं देखूंगा? अरे ऐसे ही तो मैं देखूंगा ना। देखो, एक बार ये थीटा देखा, एक बार ये देखा, एंगल में एंगल मैंने चेंज करा के सब जगह देखा। अच्छा बताओ, स्पेयर में कहीं आपको ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गायब हुई हो? नहीं लगता। पूरे में आप पूरा का पूरा एस ऑर्बिटल होता है, सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है बेटा? सिमेट्रिक। हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है, मिलती है कि नहीं मिलती है? तो आप मुझे तो कहीं कोई एक ऐसा एंगल दिख रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन गायब हो रहा हो? नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो एस ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो कैसा होता है? स्पेरिकल। और कोई आपसे बोले कि एस ऑर्बिटल में एंगुलर नोड कितना है? एंगुलर नोड कितना है? जीरो, कहीं मिला ही नहीं। एस में आप एस में कोई एंगल ही नहीं ढूंढ पा रहे हो जहां पे आपका साइज जीरो हो। क्या कहीं जीरो हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो एस में एंगुलर नोड कितना हो गया? एस में अपना एंगुलर नोड कितना हो गया? जीरो। आप कोई सा भी एस लेके आ जाओ, एस कैसा होता है? स्पेरिकली सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक में हर जगह इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहां भी पूरे में इलेक्ट्रॉन है। तो क्या एंगुलर नोड मिला? नहीं मिला। एंगुलर नोड कितना हो गया बेटा? जीरो। एंगुलर नोड कितना है? जीरो। लिखो जल्दी। अब अपन किसकी स्टडी करेंगे? सेकंड नंबर पे कौन आता है? पी। बी। एल इक्वस टू वन। एल इक्वस टू वन मतलब पी सब सेल। क्या हो गया? पी सब सेल। अब मुझे तो पी सब सेल लिखा। अब पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तीन। कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई, देखो बोला हूं आपको पता है।
आपको सब पता है। आपको पता है, देखो पी एक्स है, पी वाई है, और क्या है बेटा, पी जेड है कि नहीं है? क्या बता सकते हो पी एक्स कैसा बनता है? हाँ, ये एक्स हो गया तो ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? पी वाई कैसा बनेगा, कोई बता सकता है? सर बाय में खींच दो, बाय में। और पी जेड, इसको मैं जेड मान रहा हूं, ये हो गया कि नहीं हो गया? डम्मल बनता है कि नहीं बनता है? अब ये बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है? तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन अपने पास जो है वो पूरे में ऐसे ऐसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये क्लाउड टाइप का दिखता है ये। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं मिल रहा है? ये वाली एक्सेस कौन सी है? ये वाली है बाय, और एक सामने वाली जेड, तो कौन से में नहीं मिल रहा है? बाय जेड प्लेन। आप ऐसे देख लो, आपको बताया था ना इसका इसका नोडल प्लेन कौन सा था? इसके नोडल प्लेन कौन कौन से आएंगे? देखो इलेक्ट्रॉन किस में है, एक्स में, ना बाय में है ना जेड में, और बाय और जेड को कनेक्ट करोगे क्या बनेगा? बाय जेड प्लेन। बाय जेड प्लेन आएगा कि नहीं आएगा? सिर्फ एक ही एंगल ऐसा है, कौन सा, बाय जेड पे आप एंगल ले लो जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, बाकी इस साइड भी इलेक्ट्रॉन है, इस साइड भी। कहां इलेक्ट्रॉन नहीं है? इस प्लेन में नहीं है। ऐसे ही इसमें कहां नहीं है? नोडल प्लेन कौन सा बनेगा, जल्दी बोलो? नोडल प्लेन एक आएगा, और कौन सा? ये एक्स है और सामने वाला बाय जेड, एक्स जेड प्लेन, ये आएगा कि नहीं आएगा? इसमें कौन सा आने वाला है, जल्दी बताओ? ये कौन सी एक्सेस है? जेड में तो इलेक्ट्रॉन है, कौन सी एक्सेस में नहीं है? एक्स वाई। तो इसमें नोडल प्लेन कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो? इसमें नोडल प्लेन कितना आएगा बेटा? एक। और कौन सा, कौन सी एक्सेस है? ये एक्स हो गई, सामने वाली कौन सी हो जाएगी? बाय, तो कौन सा हो जाएगा? एक्स बाय प्लेन। अच्छा, तो हर एक ऑर्बिटल में कितना नोडल प्लेन आ रहा है? एक ही आ रहा है। और ये प्लेन कौन सा, एक पर्टिकुलर एंगल है कि नहीं है? तो इसमें आप मुझे बताओ एंगुलर नोड कितने मिल रहे हैं? एक। एक मिला कि नहीं मिला? और इन्हीं एंगुलर नोड को हम क्या पढ़ते हैं? नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं इन्हीं को? जो एंगुलर नोड है वो किसके फॉर्म में मिल रहे हैं? नोडल प्लेन के फॉर्म में। प्लेन मतलब प्लेन सरफेस। समझ में आई? अपन ने पढ़ के रखा हुआ है, अपन को पहले से पता है। इसमें कितना आ रहा है? जीरो। उसमें कितना आ रहा है? एक। एक आया है कि नहीं आया? अरे तीन नहीं बोल देना, तीन नहीं बोल देना, तीन नहीं बोलते। जब भी आप नोड की बात करते हो तो पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए डिफाइंड होते हैं नोड। तो केमिस्ट्री में कितने नंबर आए? सर 1000 नंबर। सबके कैलकुलेट करके बता दो। समझ में आया ना? तो अपन जब भी नोड की बात होगी तो अपन एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए बात होगी, सेल सब सेल के लिए नहीं होता है। हम किसके लिए बात कर रहे हैं? ऑर्बिटल के लिए। अब चाहे पी का आप कोई सा भी ऑर्बिटल लो, कितना मिलेगा? एक। चाहे इसमें भी एक, इसमें भी एक। हाँ, कोई आपसे बोले पी सब सेल में कितने हो जाएंगे, तो एक इसका एक इसका। अगर पी बोला जाए तो हम क्या मान के चलते हैं? ऑर्बिटल। क्या मान के चलेंगे? ऑर्बिटल। जैसे आप समझे कि केमिस्ट्री में कितने नंबर आए, तो अपने बताओगे कि सबके कैलकुलेट करके बताओगे? अपने। तो ऐसे पूछा है कि बताओ पी में, पी सब सेल बोला जाएगा तो सब सेल बोलेंगे, और पी ऑर्बिटल तो उसी का अपन निकालेंगे एक। अच्छा, एक चीज कॉमन निकल रही है, एस के लिए एल कितना है? जीरो। पी के लिए कितना है? वन। तो एंगुलर नोड भी कितना है? वन। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ पे एक बड़ा सा नोट चिपकाएंगे अपन। क्या चिपकाएंगे? बड़ा सा नोट। ये नोट कब काम आते हैं? जब तंगी चलती है। तो कोई काम नहीं आता तो कौन काम आते हैं? अपने नोट। तो नोट क्या लिखोगे? एंगुलर नोड क्या लिखोगे? नंबर ऑफ एंगुलर
नोड इन एन ऑर्बिटल किसके बराबर, इक्वल्स टू एल, इक्वल्स टू एल, एल इक्वल्स टू एल। डी डी ऑर्बिटल में कितने मिलेंगे, दो। अब कहानी खत्म, यहीं से चीजें आसान हो गई। कोई आपसे बोले एफ में कितने मिलेंगे, एस पी डी एफ, एफ के लिए कितना होता है एल, एफ के लिए तीन, तीन एंगुलर नोड, समझ में आया, तीन एंगुलर नोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन में भी छोड़ के रखे हों, आए होंगे क्वेश्चन, आपने बुक वगैरह लगाई होगी जब क्वांटम नंबर की, तो वहां पे पूछा, नोड तो हम बता दे रहे थे, एंगुलर नोड, रेडियल नोड, ऐसे क्वेश्चन आए थे वहां पे। समझ में आया। एस में जीरो, पूरा स्पेरिकल है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन गायब नहीं हो रहा, किसी पर्टिकुलर एंगल पे इलेक्ट्रॉन गायब नहीं हुआ, पी में हमें दिख गया। डी में कितने मिलेंगे, दो। अब ध्यान देना, डी में क्या सभी, क्वेश्चन सुनना मेरा, डी में क्या सभी एंगुलर नोड प्लेन के फॉर्म में है कि अदर फॉर्म में भी मिलते हैं, अदर फॉर्म में। डी जेड स्क्वायर में कॉनिकल फॉर्म मिलते हैं, कौन के फॉर्म में मिलते हैं, बाकी सब में किसके मिलते हुए फॉर्म। चलो अब ये भी लिख लेता हूं, एल की वैल्यू, एल की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, तीन। एल की वैल्यू तीन है कि नहीं है, तीन की दो, संगत का सर है। एल की वैल्यू टू, एल की वैल्यू टू मतलब डी सब सेल, डी सब सेल, और डी सब सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं, ये तो एल की वैल्यू क्या आती है, -2 टू +2, कौन कौन से होते हैं जल्दी बताओ, कोई बता पाएगा पांच कौन कौन से होते हैं, जल्दी जल्दी बोलो, डी एक्स बाय, डी एक्स जेड, डी बाय जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, डी बाय स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। कौन कौन से नहीं होते इसमें, क्यों नहीं होते, जो कुछ भी नहीं होता है, सुनो, जो कुछ भी नहीं होता है पूरा श्रोडिंगर के सिर पे डाल दो, क्या बोल दो, श्रोडिंगर इक्वेशन अलाउ नहीं कर रहा है, बस। समझ में आया ना, क्यों नंबर नहीं आए, अब पढ़ते तो बहुत, समझ में ही नहीं आया कुछ भी हो टीचर पे डाल दो। ये यहां तक, ये क्या है, ये सॉल्यूशन है किसके, श्रोडिंगर के, यहां तक। ये क्या है, बोलते हैं ना डिस्कार्ड कर देते हैं, निकलने को तो बहुत सारा निकलेगा, निकलेगा तो यार सर ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लेते, सब जितने भी आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, डी के साथ जो भी आ रहा है, डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाय, ये सब जितने भी आपके दिमाग में आ रहा है ना, सब डिस्कार्ड हो गए। वो आप क्वांटम नंबर उनको अलाउ नहीं कर रहा है। क्वांटम नंबर क्यों नहीं अलाउ कर रहा है, क्योंकि वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के आपके, ऐसा मान लो कि वो इमेजिनरी सॉल्यूशन बन रहे हैं, रियल सॉल्यूशन नहीं आ रहे हैं। जैसे आपको कनेक्ट करना है कनेक्ट कर लो, समझ में आया। बस इतने ही हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन या क्वांटम नंबर इनको अलाउ नहीं कर रहा है। क्वांटम नंबर क्यों नहीं अलाउ कर रहा है, क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर किससे सॉल्यूशन है, श्रोडिंगर के। तो श्रोडिंगर के प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, श्रोडिंगर के अपने क्या है, रियल सॉल्यूशन नहीं है, इमेजिनरी टाइप के बन रहे होंगे, इसलिए गलत है। समझ में आया। अब कोई आपसे बोले ये बताओ, ये आपने पी लिखा है, पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन बाई, ये सब क्यों नहीं लिखे, वो अलाउ ही नहीं कर रहा है। सिर्फ जो आपके नाम आ रहे हैं वही अलाउ हो रहे हैं बस, उसके अलावा अलाउ नहीं है, क्योंकि वो उसके प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। हटा दें ये सब, चलो बता सकते हो ये कैसे बनता है, जल्दी जल्दी बना। ये तो ऐसा है, ये अगर आपको नहीं आता तो एक क्राइम टाइप का है, अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ये नहीं आता है। क्या बनेगा, बिटवीन, बिटवीन या ऑन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस या ऑन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये एक्स और ये वाई। जल्दी जल्दी बना लो यार, टाइम होने वाला है।
श्रोडिंगर एक क्लास का होता है, लेकिन अपन पता नहीं दूसरी खत्म होने वाली है, तीसरी तीसरी में भी मुझे नहीं लग रहा है कुछ उम्मीद है। तो बस फायदा उठाना, नहीं तो बस चाहे एक में पढ़ लें चाहे तीन में पढ़ लें, सर हमारा आउटपुट तो बराबर ही निकलता है। ऑर्गेनिक खत्म हो गया ना, आई आईपीएससी खत्म हो गया ना, क्या रोडॉक्स चल रहा है, चलो। बनाओ यार जल्दी जल्दी, अब बहुत सारे तो ऐसे ही छोड़ देंगे। हम आज्ञाकारी शिष्य हैं, आप जितना बोलोगे हम उतना ही करेंगे सर। आपने इतना लिखा है तो हम भी इतना ही लिखेंगे, इससे आगे एक वर्ड नहीं लिखेंगे। और बहुत सारे और बड़े वाले हैं, इतना भी नहीं लिखेंगे। तो दुनिया के बारे में सोच रहे हैं वो, हम पढ़ेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो मेरे दोस्त का नहीं होगा। नहीं, कितनी लंबी सोच है, समझ रहे हैं? कितना सेक्रीफाइस, इतनी सी उम्र से अपन ने सेक्रीफाइस करना सीख लिया है। क्यों नहीं पढ़ रहे हो सर? समाज का भला कर रहे हैं हम, सोसाइटी का। चलो, क्या करें, बीच में डाल दें? ऐसे ऐसे इसमें भी ऐसे ही आते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है इसमें रेडियल नोड कितने आएंगे, एंगुलर नोड? देख रहे हैं अपना नोट, मतलब ऐसा है कि, तो बताओ क्या चाहिए सर आपको? आपको एफ का चाहिए, जी का चाहिए, एच का चाहिए, किसके? देखो, अपन ने कोई चीज देखी नहीं और आंसर आ रहे हैं अपने। अपन ने कभी नोट देखा है कैसा ऑर्बिटल होता है? कुछ नहीं, अपन को पता है इतने नोड मिल रहे होंगे, इतनी जगह साई गायब हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। कितने हो जाएंगे इसमें बेटा? दो। इसमें कौन कौन से आएंगे, जल्दी बोलो। कौन सी एक्सेस बची हुई है? जेड, तो एक बार एक्स जेड और एक बार वाई जेड प्लेन। इसमें कौन सी बची हुई है? बाय, एक बार एक्स बाय और एक बार बाय जेड प्लेन। यही आए कि नहीं है? इसमें कौन सी बची हुई है? एक्स, एक बार एक्स बाय और एक बार एक्स जेड प्लेन। इसमें इसमें क्या होता था? बिटवीन, देखो इनको बोलते हैं नॉन एक्सियल, बिटवीन दी एक्सेस। ये क्या है? ऑन दी एक्सेस। तो इसमें नोडल प्लेन कौन सा बनता था? एक ऐसा एक ऐसा, बोथ आर 45 विथ एक्स एंड वाई। ये आएगा कि नहीं आएगा? खत्म। इसमें ऐसी बनाया था, रिंग बताई थी। इसमें ये जो अपने पास एंगुलर नोड हैं वो किसके फॉर्म में है? नोडल प्लेन। एक बहुत फेमस क्वेश्चन, नोडल प्लेन आया कि नहीं आया? क्या ये नोडल प्लेन है? ना, कॉनिकल। एंगुलर नोड किसके फॉर्म में है बेटा? कॉनिकल नोड, कॉनिकल। स्टेटमेंट ऐसा रहता है, रेडियल ऑल दी एंगुलर नोड आर इन दी फॉर्म ऑफ नोडल प्लेन। क्या सही है ये? नहीं है। चार होते हैं प्लेन के फॉर्म में, एक कॉनिकल फॉर्म में होता है। ऑल आर नॉट इन दी फॉर्म ऑफ प्लेन। चार प्लेन के फॉर्म में है और एक किसके फॉर्म में है? कॉनिकल फॉर्म। हाँ, देखो अब मालूम क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये आएगा, नंबर ऑफ, ध्यान सुनना क्वेश्चन क्या है। चलो लिख देता हूं, आधे तो, आधों के कान में तो घंटी चली गई है, अब वर्ड थोड़ा ना जाएंगे। पहला क्या है अपने पास? क्या है? इन डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। एंगुलर नोड कितने हैं?
नोडल प्लेन, नोडल प्लेन। एंगुलर नोड कितने हैं डी जेड स्क्वायर में? जल्दी बोलो। 2। और इसमें 0। अब सुनो, अब होता क्या है, अपन लोग ठहरे क्रिएटिव। अपन लोग क्या ठहरे? क्रिएटिव। तो अपन मालूम क्या करेंगे? अब कोई आप सुनो, कोई आपसे पूछेगा ये बताओ, अरे कहाँ गया, पी एक्स में कॉनिकल नोड कितने हैं? तो मालूम है अपन क्या करेंगे? क्रिएटिव बन जाएंगे। अपन क्या करेंगे? पी एक्स बनाएंगे, पी एक्स बनाएंगे और अपन इससे इंस्पायर हो जाएंगे। सर एक ये, एक ये, ऐसे नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं बना देना है। सिर्फ इसमें एक ही है, कौन सा है वो भी? बाय जेड प्लेन। बस ये क्यों नहीं है? क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अलाउ नहीं कर रहा है। बस कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है? श्रोडिंगर ने मना करके रखा है ना। अब ये नहीं सोचना अपन ने, अपन क्या, अपन इंस्पायर्ड किससे हैं? अपन इंस्पायर्ड है यार ये सर, एक जो लूप बनाया था ना आपने, लूप को भी तो एक डमरू से घेर दिया था आपने। जहां भी लूप है वहां घेर दो, यहां लेके कूद गया डमरू। 1 2 3 4, सर 4 ये और 2 6, 0 है इसके अंदर। इन सब में कॉनिकल नोड कितने हैं? 0। कहीं पे भी डम्बल लिखे और कौन के अंदर नहीं डाल, उसके अंदर नहीं डाल देना है डम्बल को कौन के अंदर। ये सब फर्जीवाड़ा है, ये सब नहीं होते, सिर्फ यही होते हैं। समझ में आया? आपसे पूछा जाए कि कितने हैं नोडल प्लेन, एंगुलर नोड किसके फॉर्म में? क्या इसके अंदर कॉनिकल नोड है? नहीं है। पी के अंदर कॉनिकल नोड है? नहीं है। क्यों नहीं है? कोई पूछेगा? श्रोडिंगर। बस श्रोडिंगर का बोल, बड़ा दिल वाला है श्रोडिंगर। समझ में आया? सब माफ कर देगा। कुछ भी दिक्कत हो रही है श्रोडिंगर के सर पर डाल दो। क्यों? क्योंकि उन्हीं ने क्वेश्चन दिए। जो सुनो, होता क्या है, जैसे अब ध्यान सुनना, जैसे कोई आपसे पूछ रहा है ये हटा दे बेटा, अब मैं आगे नहीं बनाऊंगा भाई, अपन ने ऐप तो देखा ही नहीं है तो बात क्या करेंगे, बस उस पर बस दूर से बोल देंगे। कोई बोल दे ऐप ऑर्बिटल में कितने एंगुलर नोड हैं, तो ऐप के लिए एल कितना होता है? 3। 3। अब वो 3 प्लेन है कि कौन है, क्या है, हमें नहीं पता। समझ में आया? जैसे हमें ये तो हमने देख लिया इसलिए पता चल गया, हम उसमें कोई कमेंट नहीं करेंगे कि वो अपना जो एंगुलर नोड है वो प्लेन के फॉर्म में कि कौन के फॉर्म में। मुझे जब हमने देखी नहीं तो हमें पता ही नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि डी में सभी के सभी प्लेन है। भाई एक प्लेन है, एक कौन है, वहां पे कुछ कौन की जगह कुछ और आ जाए, एक कौन हो जाए, 2 कौन हो जाए, कुछ बहुत सारी चीजें हो सकती है, इसलिए अपन उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, बस दूर से बोल देंगे कि एंगुलर नोड कितने हैं? 3। किसके फॉर्म में है? नहीं पता। अब अगर हम लोग बात करें, अब देखो होता क्या है बेटा कि सर ये आप क्यों बार बार श्रोडिंगर के मत्थे पे डाल रहे हो? देखो कोई आपसे बोले, ध्यान दो बेटा, कोई आपसे बोले बाय इक्वल्स टू एक्स का आप ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे। कोई आपसे बोल रहा है बाय इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कैसे पुट करोगे? ऐसे पुट करोगे। अब सुनो, जब श्रोडिंगर इक्वेशन है, जब उसको अपन सॉल्व करते हैं ना, तो वो किस में है? 3D में है कि नहीं? उस इक्वेशन को आप ग्राफ प्लॉटर में डालोगे। अगर आपने इक्वेशन, आपने क्या किया, इक्वेशन एस की डाली, तो वो मालूम है ग्राफ प्लॉटर क्या देगा? एक्स बाय और जेड। वो कैसे बनाएगा? ऐसे ऐसे बना देता है, स्पेयर टाइप का। 3D में, अब 3D में आप जैसे आप एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये होती सर्कल की इक्वेशन, ऐसा बन जाएगा। समझ में आया? जब अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को प्रॉपर सॉल्यूशन, जो अपने ऐसा मान सकते हैं रियल सॉल्यूशन के साथ प्लॉट करते हैं, तो एक हमें क्या मिलता है? एक कर्व मिलते हैं 3D में, सॉलिड कर्व। उन सॉलिड कर्व को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। और जहां कर्व मिला, जैसे मान लो कहीं पे आपको कर्व मिला और कर्व में इलेक्ट्रॉन गायब हो गया कहीं पे, तो वो क्या बन जाता है? नोड। वो क्या बनता है? नोड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अपन जब देखो प्लॉट करना, जैसे अपनी नोटबुक देखो, नोटबुक में यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो ऐसे दिख रहा है, ये देखो ये एस डेंसिटी यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम होती जा रही, लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई? कुछ इस टाइप के ग्राफ बनते हैं। जैसे अगर अपन देखने की कोशिश करें तो अपन को उतना प्लॉट नहीं करना है, बस अपन फील ले रहे हैं कि यार ये ऑर्बिटल आए कहाँ से। जब अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को प्लॉट करते हैं ना, कोई भी इक्वेशन उसको अपन प्लॉट कर सकते हैं अपने एक्सिस पे, एक्स बाई जेड में या थीटा और फाई में रिलेशन है तो प्लॉट कर सकता हूँ। जैसे अपन से कोई बोल दे बाय इक्वल्स टू साइन थीटा, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे
बाय और थीटा के बीच में ग्राफ प्लॉट करते तो ऐसे ऐसे आता है कि नहीं आता है, बना देते हैं हम, स्क्वायर का बना देते हैं। अब ऐसे ही साई भी तो कुछ ना कुछ का फंक्शन निकल रहा है ना, फंक्शन किसका है, एक्स बाई जेड, तो ये भी तो एक प्लॉट प्लॉट होगा कि नहीं होगा, प्लॉट होगा तो कुछ ना कुछ तो कर्व बनेगा। वो कर्व क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। और जहां पे कर्व गायब हो जाता है, जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो होता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं अपन नोड। अगर वो एंगल की वजह से जीरो तो एंगुलर नोड, रेडियस की वजह से जीरो तो रेडियल नोड। समझ में आया? चलो बाकी अब क्या बचा अपने पास, एक और बचा यार, मेन पार्ट बचा। ये तो अपन ने वही पढ़ा है जो अपन को आता था। अब सेकंड क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट कौन सा, रेडियल पार्ट। ये अपन नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? एंगुलर निपट चुका है, अब कौन सा बचा, रेडियल। रेडियल कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। चलो।